हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल सिक्स अलायंस। सिक्स अलायंस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम संघीय विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने वो संघीय कार्यपालिका के बारे में पूरा विश्लेषण कर लिया था। और होपफुली आपको सारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और संघीय विधायिका या इसको संसद भी कहते हैं। और भारतीय संविधान में वो संसद से संबंधित क्या प्रावधान है और उनमें क्या संशोधन हुए और संसद की वो वर्तमान स्थिति क्या है, इसके तहत जितने भी है जो चीज़ें आएगी वो हम इसके लेक्चर के में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे संघीय विधायिका। जो संघीय विधायिका है वो संविधान के है, वो भाग 5 में है, इसका उल्लेख किया गया है। हालांकि संघीय कार्यपालिका भी हमने देखा था संघीय विधायिका, और ये है वो भाग 5 में आते हैं। और संघीय न्यायपालिका, ये सब चीज़ें वो भाग 5 में आएगी। 6 में वो जितनी भी चीज़ें आएगी भाग 6 वो राज्य से संबंधित होगी, जिनमें कि राज्य से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो भाग 6 में वो उल्लेखित किए गए हैं। अनुच्छेद 79 से लेके है वो 122 तक है, इसमें विधायिका या संसद से संबंधित है वो प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे जैसे ब्रिटेन में है वो संसदीय प्रणाली है, और यहाँ पे भी है संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। लेकिन यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। और संघीय विधायिका या इसको है वो संसद भी कह सकते हैं। और राज्यों में है वो विधायिका होगी, इसमें विधानमंडल आएगा, जिसमें कि विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। तो है वो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि संघीय विधायिका है किस भाग में उल्लेख है, भाग 5 में उल्लेख है। वैसे हालांकि इसका अध्याय पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर अध्याय पूछ ले तो अध्याय इसमें होगा 2 नंबर अध्याय है, जिसके तहत है वो संघीय विधायिका का है वो उल्लेख किया गया है। और भारतीय संसद, और इसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि जैसे ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था है और भारत में भी संसदीय व्यवस्था है। और वहाँ का है वो संवैधानिक प्रमुख या हेड कहा जाए तो वहाँ का सम्राट है। और यहाँ पे है वो संवैधानिक प्रमुख अपने यहाँ पे राष्ट्रपति है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं वो अंतर समझने जैसा होगा कि वहाँ का सम्राट है वो तो वंशानुगत होता है, जबकि यहाँ राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होते हैं, यहाँ वंशानुगत नहीं होता है। ये इसलिए गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति का है वो इलेक्शन होता है, वंशानुगत कुछ नहीं होता है। वहाँ सम्राट है और सम्राट के बाद वो वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी है वो चलती रहती है। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अगर केंद्र में संसदीय व्यवस्था की अगर शुरुआत मानी जाए, जिसमें कि 2 सदन है, तो वो हम देख सकते हैं। हमने देखा था, हमने शुरुआत में ही जब लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें अधिनियम पढ़े थे, ब्रिटिश अधिनियम। उसमें से 1935 का अधिनियम देख सकते हैं, जिसमें है वो केंद्र में है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। और यहाँ पे है पहला एग्जाम्पल, यहाँ से स्टार्ट माना जा सकता है। और द्विसदनीय व्यवस्था पे कोई नहीं, 1935 से बहुत सारी चीज़ें हैं वो भारतीय संविधान में वो अडॉप्ट की गई है। और उसको ही बाद में संघीय विधायिका या जो ये द्विसदनात्मक व्यवस्था थी इसको है वो संसद नाम दे दिया कि। और बाकी जगह हम देखते हैं कि आज भी विश्व में कई जगह कांग्रेस कहा जाता है, किसको डाइट कहा जाता है। तो ये चीज़ें हैं वो चलती रहती है, किसको है वो क्या कहा जाता है, बाकी जो संघीय विधायिका होती है उसको क्या कहा जाता है। तो ये चीज़ें इसको लेकर है वो लेकर क्या गया है। अब अध्याय पूछे तो अध्याय नंबर 2 भाग संख्या 5 और अनुच्छेद 79 से 122 के बीच में है वो संसद का है वो वर्णन किया गया है। आप देख सकते हैं अनुच्छेद 79 संसद, अनुच्छेद 79 में है वो संसद का वर्णन किया गया, जिसमें ये कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी, संघ के लिए वो संसद होगी, संघ के लिए वो संसद होगी। उसका उल्लेख है वो अनुच्छेद 79 में किया गया, जो कि राष्ट्रपति प्लस दोनों सदनों, राष्ट्रपति प्लस दोनों सदन। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि राष्ट्रपति भी है वो संसद के तहत आता है, केवल इसमें 2 सदन से मिलकर है वो संसद नहीं बनती है। तो संसद की अगर संरचना में बात की जाए तो इसमें पहला होगा राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, इन तीनों से मिलकर है वो संसद बनती है। यहाँ पे ये गलती नहीं होनी चाहिए कि जल्दबाजी में ये कहीं क्वेश्चन पूछ ले कि संसद में कौन कौन सा मिले, तो हम लोकसभा और राज्यसभा न कहकर इसमें राष्ट्रपति को भी है वो शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर कार्यपालिका का अगर हेड की बात की जाए, जो संवैधानिक प्रमुख की बात की जाए, तो वो राष्ट्रपति ही होता है। प्रधानमंत्री हालांकि वास्तविक रूप में होता है, ये है तो नाम मात्र, लेकिन है वो संवैधानिक प्रमुख की है वो भूमिका राष्ट्रपति की ही होती है। और इसी के नाम पर है वो कानून बनाए जाते हैं। तो संसद में है वो राष्ट्रपति भी शामिल होगा, राज्यसभा और लोकसभा। अब चीज़ है वो ध्यान रखनी है कि 2 वर्ड आते हैं जिसमें है वो कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है, उस चीज़ को ध्यान रखना है।
एक तो है संसद और एक होता है सदन। तो सदन की बात की जाए, संसद है, संसद के अंदर है वो दोनों सदन आते हैं, यानी दो सदनों से मिलकर है वो संसद बनती है। तो सदन का मतलब होता है जैसे राज्यसभा, ये सदन है, और लोकसभा ये भी सदन है। लेकिन जब ये दोनों मिलेगी तो वो संसद बनती है। सदन होता है कि जो एक हाउस होता है उसको है वो सदन बोला जाता है, और जो दोनों मिलकर प्लस राष्ट्रपति, तो ये है वो संसद का है वो निर्माण करते हैं। इन चीज़ों का है वो ध्यान रखना। और लोकसभा होता है जिसको है वो निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। इसमें है वो लोग इलेक्टेड होकर आते हैं और जनता का है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और राज्यसभा जो कि सीनियर हिसाब से देखा जाता है, और इसमें होता है, इसको उस सदन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे अनुभवी लोग बैठते हैं, और वो भी है वो कुछ हद तक है वो लोकसभा जितनी हालांकि राज्यसभा के पास शक्तियाँ नहीं है, फिर भी है वो कुछ कानूनों पे अपनी राय है वो जरूर राज्यसभा के सदस्य भी रखते हैं। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए लोकप्रिय सदन कौन सा है, तो लोकप्रिय सदन है वो लोकसभा होगा, ना कि राज्यसभा होगा। तो ये चीज़ों का है वो ध्यान रखना है। आर्टिकल 79 में वो संसद का वर्णन दिया गया। यहाँ से ये चीज़ एक और ध्यान रखनी है, थोड़ा सा ये आर्टिकल्स में भी कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है। जो राज्यसभा के लिए आर्टिकल है वो 80 है, और लोकसभा के लिए 81 है, और पार्लियामेंट के लिए है वो 79। इनका है वो सीक्वेंस भी है वो ध्यान में होना चाहिए। कभी कभार इससे क्वेश्चन से वो घुमा के भी पूछ सकता है कि 79 में है वो लोकसभा के गठन का उल्लेख किया गया है, नहीं 79 में वो पार्लियामेंट यानी संसद के गठन का है वो उल्लेख किया गया। इन चीज़ों का है वो थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। कीवर्ड होता है वो फैक्ट है, वो कीवर्ड ही डालेगा पेपर में, उस कीवर्ड का है वो ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे संसद। अब यहाँ पे हम कंपेरेटिव स्टडी करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की जो जितने भी संगठन है, संरचना क्या है, उसमें कंपेरेटिव स्टडी से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि लोकसभा में ये चीज़ है और राज्यसभा में ये चीज़ है। अधिकतम सदस्य संख्या का प्रावधान है, तो 552 सदस्य संख्या वो लोकसभा में 552 है, वही राज्यसभा में 250 है। अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250 और लोकसभा में 552, और वर्तमान में कितनी है वो भी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। लेकिन ये अधिकतम सदस्य संख्या की बात की जाए तो लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 250 सीटें। निर्वाचित सदस्य कितने होंगे, निर्वाचित 550 और मनोनीत 2 सदस्य। ये है वो प्रावधान किया गया कि जिसमें से 552 में से 550 तो है वो इलेक्टेड होकर आएंगे और 2 सदस्यों को है वो नॉमिनेटेड किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। और राज्यसभा में देखा जाए तो निर्वाचित सदस्य संख्या वो 238 और मनोनीत सदस्य वो 12 किए जाएंगे, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाएंगे। अब यहाँ पे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि वर्तमान में इसमें कुछ चेंजेस हुए वो आगे देखेंगे। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि संसद में कितने सदस्यों को है वो मनोनीत किया जाता है, तो उत्तर होगा 14, क्योंकि 12+2, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा नहीं, विशेषकर सदन का नहीं पूछा है बल्कि संसद का पूछा है। संसद में कितने सदस्य है वो मनोनीत होते हैं, तो इसमें उत्तर आएगा 14 सदस्य मनोनीत होते हैं, 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। उसके बाद देखेंगे कि राज्य से निर्वाचित सदस्य 530 होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित सदस्य वो 20 होते हैं। तो इस चीज़ का है वो ध्यान रखना। निर्वाचित, जिसमें से निर्वाचित होते हैं 530 है वो राज्यों से होते हैं, जबकि 20 है वो केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। और राज्य से निर्वाचित सदस्य 234 और केंद्र से निर्वाचित सदस्य संख्या है वो 4 होते हैं। तो इस चीज़ का भी है वो ध्यान रखना है। सबसे पहले 552 अधिकतम, 250 राज्यसभा में अधिकतम, निर्वाचित सदस्य 550, निर्वाचित सदस्य 238, मनोनीत सदस्य 2, और यहाँ पे है वो मनोनीत सदस्य है वो 12 सदस्य है राज्यसभा में। राज्य से निर्वाचित सदस्य संख्या 530 और जो केंद्र से निर्वाचित सदस्य संख्या 20, तो ये दोनों मिलाकर है वो 550 हो गई, और दो बाकी जो पीछे बचे वो मनोनीत सदस्य के तहत आएंगे। 234 हो गए राज्य से और 4 अन्य से, तो इनकी संख्या भी है वो 238 हो गई, और जो 12 सदस्य है वो निर्वाचित होके, जो मनोनीत होके आएंगे, सॉरी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वर्तमान में इनकी है वो क्या स्थिति है। तो लोकसभा में है वो 545, जिसमें से निर्वाचित सदस्य होंगे 543, यानी 2 मनोनीत सदस्य। लेकिन इसमें जो मनोनीत वाला प्रावधान है एंग्लो इंडियन वाला, फिलहाल है उसको स्थगित कर दिया गया, नहीं आगे उसको कंटिन्यू नहीं किया गया है। और जब आगे और कई जब भी प्रावधान होगा अगर उसको कंटिन्यू किया जाएगा तो वापस है वो मनोनीत करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल स्थिति है कि यहाँ पे इस प्रावधान को है वो स्थगित
कर दिया गया है। तो टोटल सदस्य संख्या 545, जो वर्तमान में 543 है। और इसमें हम देखेंगे कि ऐसे याद रखना है, 543 प्लस 2 ये हो जाएगा 545। और वर्तमान में फिलहाल जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे एंग्लो इंडियन के रूप में, इसका प्रावधान है वर्तमान में है वो स्थगित करके रखा हुआ है। राज्यसभा में 245 कुल सदस्य संख्या, जिसमें निर्वाचित है 233। अब 233 निर्वाचित है और मनोनीत है 12 सदस्य, जो कि साहित्य, समाज, कला, जिसमें भी जो सदस्य है वो राष्ट्रपति अपनी नज़र में समझता है उनको है वो मनोनीत कर सकता है। और ये 12 सदस्य है वो जिनको मनोनयन किया जाता है, और इसके आधार पर है वो इनकी स्थिति है वो सदस्य संख्या वो निर्धारित की गई है। इसके बाद देखेंगे कि राज्यों से निर्वाचित सदस्य है वो 530, जो हम ये वास्तविक वाला देख रहे हैं जिसमें कि वर्तमान में, और केंद्र शासित प्रदेशों से है वो 13। ठीक है, और ये दोनों टोटल मिलाकर हो जाएंगे 543। और दिल्ली से 7 सदस्य और 6 अन्य, जितने अन्य केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से 6 सदस्य और आएंगे, और दिल्ली से वो 7 सदस्य है वो इनका प्रावधान किया गया कि दिल्ली से वो 7 सदस्य लिए जाएंगे लोकसभा में। उसके बाद राज्यसभा में देखते हैं 229 है निर्वाचित सदस्य, और जिसमें से चार सदस्य वो केंद्र शासित प्रदेश से, दिल्ली से 3 और पुदुचेरी से 1, यानी 4 सदस्य राज्यसभा में आते हैं, जिसमें से 2 ही यूनियन टेरिटरीज का है। इसमें देख लेना सारी यूनियन टेरिटरीज आती है, लेकिन राज्यसभा में केवल 2 टेरिटरी आती है, जिसमें कि दिल्ली और पांडुचेरी। इसको आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं डीपी, बट जो मेनली फोकस किया है जिसमें कि दिल्ली और पुदुचेरी है, जिसमें 3 सीट है और इसमें 1 सीट है। और ये इसका है वो कंपेरेटिव स्टडी किया हमने, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और इससे आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि लोकसभा से संबंधित है वो क्या प्रावधान है, और लोकसभा में क्या क्या चीज़ें होती है, और लोकसभा का क्या कार्य है, और इसका क्या योगदान है भारतीय संविधान में, इससे संबंधित है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इससे संबंधित अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ डू लाइक से सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल 6 आर-लाइन्स। और आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।